देखिए काइनेमेटिक्स में स्क्रीन आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, सब सही है ना? यस सर। काइनेमेटिक्स में अभी तक हमने 2 पॉइंट्स पे स्टडी कर लिया है, ठीक है। जिसमें से एक पार्ट था जनरल काइनेमेटिक्स। जनरल काइनेमेटिक्स का मतलब है जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी स्पीड, इनके बारे में स्टडी किया। और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने वेरिएबल एक्सीलरेशन अगर है तो कैलकुलस को कैसे यूज करके इन्हीं सारी क्वांटिटीज को हम कैलकुलेट करते हैं वो देखा है, ठीक है। बट अगर इंपॉर्टेंस के हिसाब से जाएं तो मुझे लगता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन और मोशन अंडर ग्रेविटी वाला पार्ट भी इसी में आता है, वो उस पर थोड़े ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो ये पार्ट जो है पहले वाले पार्ट से थोड़ा ज्यादा रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है। और प्रोजेक्टाइल मोशन आगे जो स्टडी करेंगे उसमें भी इसी के ही ऑलमोस्ट सारे के सारे फॉर्मूले और एप्लीकेशन आएगा। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे बोलते हैं हम लोग 2 डायमेंशन मोशन है, तो 2 डायमेंशन मोशन और 1 डायमेंशन मोशन में बस फर्क इतना है कि 2 डायमेंशन मोशन में ऐसे समझ लो कि 1 डायमेंशन मोशन की 2 क्वेश्चन है, होता वो मोशन 1 डायमेंशन ही है। जब भी हम मैथमेटिक्स लगाएंगे सॉल्व करेंगे तो इट इज ऑलवेज 1 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। तो इसके ऊपर थोड़ा खास फोकस करेंगे इस पे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 1 डायमेंशन मोशन अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें यही है कि हम लोग इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन सबने सुन तो रखी है भाई, क्यों भाई? यस सर। कौन कौन सी हो गई तो वो एक बार नोट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, देन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक फोर्थ इक्वेशन और है, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n-1। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये कि बताओ इन सब में सारे टर्म्स क्लियर है, कौन सा टर्म क्या है? क्यों भाई? u क्या है? u बनेगा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी कौन से टाइम पे, t इक्वल टू 0 पे, मतलब जहां से हम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर रहे हैं उस मूवमेंट पे वेलोसिटी है। v क्या बनेगा? v हो जाएगा इसका फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कौन से टाइम पे, t इक्वल टू t पे, ठीक है। देन a इसका एक्सीलरेशन होगा, a हो गया पार्टिकल एक्सीलरेशन। s क्या है? s क्या है और s n क्या है, बताएगा कोई? डिस्टेंस एस होती है और एस एन सब पर्टिकुलर पार्ट है, डिस्टेंस एन पार्ट के लिए कोई डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस नहीं होती है, मैं इसीलिए मैंने s पे बोला। डिस्टेंस नहीं है, s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है। और sn क्या है? The displacement of a particle is the nth second हाँ per second. sn है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब ये जरा समझना है कि nth सेकेंड का क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय nth सेकेंड? सर हाँ बोलिए बोलिए यश। सर वो आपने लॉक कर दिया है सर रूम, वो आदित्य आ नहीं पा रहा है सर। मैंने कुछ नहीं लॉक किया। अरे अच्छा रुको अनलॉक कर दे रहा हूँ, ठीक है। पहले से लॉक रहा होगा, ठीक है, कर दिया अनलॉक। ठीक है। हाँ nth सेकेंड क्या बनेगा? व्हाट डू यू मीन बाय nth सेकेंड? सर मतलब पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट किस टाइम के लिए है, उसके हिसाब नहीं से वो तो समझ में आ गया, nth सेकेंड का क्या मतलब हुआ? जैसे मान लो हम तुमसे कहे हैं फॉर एग्जाम्पल 10th सेकेंड, ठीक है। 10th सेकेंड का क्या मतलब होगा? 10th सेकेंड का मतलब होगा t इक्वल टू 9 से लेके t इक्वल टू 10 के बीच का जो टाइम होगा, 9 और 10 के बीच का जो टाइम होगा उसको हम लोग बोलेंगे 10th सेकेंड। तो इसी तरह से nth सेकेंड क्या बनेगा? nth सेकेंड हो जाएगा t इक्वल टू
n-1 से लेके t इक्वल टू n तक का टाइम। बोलिए। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो ये कि हम इन इक्वेशंस में ठीक से पहले ये समझ लो कि ये सारी की सारी इक्वेशंस जो हैं ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है ना। ये सारी की सारी वेक्टर फॉर्म में है। जैसे u लिखा हुआ है वेलोसिटी है, v लिखा हुआ है वेलोसिटी है, स्पीड नहीं है कहीं पे भी, a एक्सीलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है और sn भी डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें टाइम को छोड़ के, मतलब टाइम तो स्केलर ही है, टाइम छोड़ के बाकी सारी क्वांटिटीज वेक्टर हैं। और अगर वेक्टर क्वांटिटीज को हम यूज कर रहे हैं वन डायमेंशन मोशन में, तो ध्यान रखना हम लोग साइन के साथ यूज करते हैं। साइन के साथ यूज करने का मतलब ये है कि हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर राइट साइड में है तो हम इन क्वांटिटीज को पॉजिटिव लेंगे, और अगर यही क्वांटिटीज लेफ्ट साइड में है तो इन क्वांटिटीज को निगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि u v s a s n ये सारे जो हैं all will be used with sign only, ठीक है ना। मतलब आई कैप जे कैप यूज नहीं करेंगे क्योंकि 2 डायमेंशन नहीं है, 1 डायमेंशन है, तो साइन के साथ ही यूज करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो मतलब जो पॉइंट गड़बड़ हो जाता है क्वेश्चन, तो इक्वेशन तो सबको मालूम है, अप्लाई करने में गड़बड़ी होती है। नोट करते जाना साथ साथ, अगर कुछ छूट जाएगा तो मैं नोट्स भेज दूंगा वैसे बाद में, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे इसको कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन इज सिमेट्रिक। कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन इज सिमेट्रिक with respect to forward and backward journey. Constant acceleration motion is symmetric with respect to forward and backward journey. क्या मतलब हुआ इसका? देखो है क्या ना, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन, पॉइंट ये है कि क्वेश्चन तो इक्वेशन लगा के हो ही जाएगा, बट हमारे सामने सबसे ज्यादा बड़ा पॉइंट ये है कि क्वेश्चन जल्दी कैसे होगा, ठीक है ना। ऐसे समझ लो ओरली कैसे होगा। तो ओरली करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन सिमेट्रिक है विद रिस्पेक्ट टू फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन। इसको जरा ध्यान से समझते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लेते हैं कि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी u है t इक्वल टू 0 पे, और वो राइट साइड में है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। तो पार्टिकल इस लाइन पे चलेगा, और सपोज करो कि पार्टिकल रिटार्ड हो रहा है। तो रिटार्ड होने का मतलब एक्सीलरेशन किधर है? रिटार्ड होने का मतलब क्या होगा? एक्सीलरेशन किधर होगा? एक्सीलरेशन लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड से। तो अब ये सोचो बताओ कि ये पार्टिकल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मान लेते हैं इसने ए पॉइंट से अपना मोशन स्टार्ट किया, पॉइंट ए से जब आगे बढ़ रहा है तो इसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती जा रही होगी? बढ़ रही होगी, कम हो रही होगी? क्यों भाई, क्या इसका स्पीड धीरे धीरे कम होता जाएगा? बोलिए। तो ऐसे बोल सकते हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा, लेट से मान लेते हैं कि पॉइंट बी, जब इसकी स्पीड 0 हो जाएगी, आएगा या नहीं आएगा? और मान लो कि एक्सीलरेशन अभी भी सेम है, मतलब एक्सीलरेशन चेंज नहीं हुआ, एक्सीलरेशन कंटिन्यूज टू एक्ट इन लेफ्ट साइड डायरेक्शन, एक्सीलरेशन कंटिन्यूज टू एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो क्या पार्टिकल ऐसे बोल सकते हैं कि पार्टिकल यू टर्न ले लेगा? बताइए क्यों भाई, बताओ पहले इतनी बात।
सर एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या बोले? मैंने ये बोला कि पार्टिकल स्टार्ट हुआ t इक्वल टू 0 पे किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से, लेकिन उसका जो कांस्टेंट एक्सीलरेशन है वो लेफ्ट साइड है, मतलब वेलोसिटी के अपोजिट है, तो उसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी ना a से लेके b तक जाने में। यस सर। और मान लिया b एक वो पॉइंट है जहां पे उसकी वेलोसिटी कुछ देर के बाद जाके 0 हो जाएगी। अब मैंने ये बोला कि अगर एक्सीलरेशन उसका कंटिन्यूअसली एक्ट कर रहा है, मतलब एक्सीलरेशन उसी डायरेक्शन में है, पहले भी वही है बाद में भी वही है, तो क्या पार्टिकल यहाँ पे वापस पीछे की तरफ आएगा? यस सर। Yes, sir. ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है जैसे हम पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो करते हैं, किसी बॉल को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया तो क्या होता है? ऊपर जाती है, क्या होती है? ऊपर जाती है, एक मूवमेंट आता है जहां पे वो रुकती है और फिर उसके बाद वापस नीचे आती है। क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है वो कंटिन्यूअसली एक्ट कर रही है डाउनवर्ड। ठीक, तो जब ये वापस आएगा तो क्या ये पॉइंट ए से फिर से पास होगा? बताइए, बताओ कि पॉइंट ए से जब ये पास हो रहा होगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगी कितनी होगी? माइनस यू। अगर स्पीड बोल रहे हैं तो यू ही बोलो, स्पीड कितनी होगी? U. स्पीड यू ही रहेगी। अच्छा, बी पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, मान लेते हैं बीच में कहीं ये किसी एक पॉइंट से गुजरा, मान लेते हैं सी पॉइंट से जाते समय और सी पॉइंट से ही आते समय, ये मैंने अलग बनाया जरूर है बट वो सेम लाइन पे वापस आएगा। मतलब होगा क्या, जिस लाइन पे जाएगा उसी लाइन पे वापस आएगा, लेकिन समझाने के लिए, पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए मैंने इसको थोड़ा नीचे बना दिया है, ठीक है ना। तो ये बताओ, जब सी पॉइंट पे होगा तो मान लेते हैं सी पॉइंट पे इसकी स्पीड v है, तो जब सी पे वापस जा रहा होगा पीछे की तरफ तब स्पीड क्या होगी? V. v रहेगी। Yes, sir. V रहेगी. इसी बात को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक वर्ड का मतलब समझना, जब पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा था राइट साइड में तो वो हो गया फॉरवर्ड मोशन, और जब वही पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है तो वो हो गया बैकवर्ड मोशन। तो फॉरवर्ड मोशन एंड बैकवर्ड मोशन कंप्लीटली सिमेट्रिक है। अब समझो क्या क्या बातें सिमेट्रिक हैं, सब कुछ सिमेट्रिक है। जैसे बताओ, ए से लेके बी तक का जो टाइम होगा, क्या वो वही टाइम होगा जो बी से लेके ए तक का होगा? जाने का टाइम और आने का टाइम बराबर होगा। अच्छा यही नहीं, सी से लेके बी तक का टाइम बराबर होगा किसके? सी से बी का टाइम। क्या बी से सी के टाइम के, बी से सी या बी से सी डैश के बराबर होगा? यही नहीं, ए से सी का जो टाइम होगा क्या ये भी वही होगा जो सी से ए का टाइम होगा? तो टाइम टेकन, वेलोसिटी में चेंज, ये सारी बातें फॉरवर्ड और बैकवर्ड मोशन के लिए सिमेट्रिक होती हैं। अब ये तो एक छोटा सा पॉइंट हो गया कि सिमेट्रिक होती हैं, ठीक है, लेकिन क्या है ना, कई बार क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें क्या है ना, फॉरवर्ड मोशन पता चला सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, लेकिन बैकवर्ड मोशन सॉल्व बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसको जब यूज आएगा तब मैं याद दिलाऊंगा फिर से, फिलहाल तो भी नोट कर लो। समझ में आ गया क्या है ये? Yes, sir. यस सर। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हम लोग मेंशन कर लेते हैं, है तो यही कांस्टेंट एक्सीलरेशन ही, बट अलग से आएगा तो अलग से नोट कर लेते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में 2-3 केस हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जिनका डायरेक्ट यूज है। जैसे मान लेते हैं कि ग्राउंड से हमने किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो क्या ये पार्टिकल ऊपर जाएगा, रुकेगा और फिर ये वापस आएगा? ठीक है ना, जाते समय पार्टिकल रिटार्ड होगा, आते समय पार्टिकल एक्सीलरेट होगा। तो मुझे ये बताओ इसमें कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कितनी देर हवा में रहा।
कितनी देर हवा में रहा? इसीलिए तो 2 बार या ऐसे बताओ, टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी और टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी। वेरी गुड। टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी एज वेल एज टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी किसके बराबर होगा? u बाई जी के इक्वल। जी इसका क्या है? रिटार्डेशन है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा 2u बाई जी। अच्छा, फिर हमें चाहिए कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा ये? मैक्सिमम हाइट आता है u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये हमको ध्यान रखनी है तीनों बातें। कैसे निकाला, इसमें डाउट है तो बताओ, मैं निकाल के बताऊं? बोलिए भाई। नहीं सर, आ गया। ये तीनों बातें कैसे फाइंड आउट की हैं, इसमें कोई डाउट है? हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी 0 है। तो अगर हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन कौन सी? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो v की जगह 0 आएगा, u की जगह u स्क्वायर आएगा। ध्यान रखना, एक्सीलरेशन की जगह -g आएगा और s की जगह h मैक्स आएगा। तो आपको यहाँ से h मैक्स मिल जाएगा। h मैक्स की वैल्यू u स्क्वायर बाई 2g। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, इनको तो ध्यान ही रखना है। ये हो गया केस ए। देन केस बी जो हमें ध्यान रखना है वो है, मान लेते हैं कि किसी h हाइट की बिल्डिंग से, h हाइट की ये बिल्डिंग है और यहां से हमने एक पार्टिकल को रिलीज किया है, ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने का क्या मतलब है? इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ड्रॉप करने का मतलब है कि जिसने भी उसको ड्रॉप किया है उसकी वेलोसिटी उसको मिल जाएगी। तो अगर ड्रॉप करने वाला खड़ा हुआ है सिंपल स्टैंडिंग पोजीशन में तो u0। तो ये बताओ कि जब ये बॉल नीचे आएगी तो कितना टाइम लगेगा यहां से यहां आने में? √2g बाय h। इसका टाइम आएगा √2h/g। √2h/g। अच्छा, ग्राउंड पे टकराने से पहले उसकी स्पीड क्या होगी? ग्राउंड पे टकराने से पहले उसकी स्पीड होगी √2gh। अच्छा, और एक बात ध्यान रखनी है कि मान लेते हैं t0 पे छोड़ा है, तो t0 से t टाइम तक उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्या वो सीधे सीधे हाफ GT स्क्वायर होगा? स्क्वायर हो जाएगा। मतलब t टाइम में ड्रॉप कितना हुआ, t टाइम में पार्टिकल ड्रॉप कितना हुआ। ठीक है, ये दो तो हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखने हैं। अब जरा एक मुझे बताना तुम अपने आप, मान लेते हैं कि यही बिल्डिंग है, यही बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने वेलोसिटी पार्टिकल को दी है u ऊपर की तरफ t0 पे। तो इसका मोशन कैसे होगा? क्या ये पहले ऊपर जाएगा, वहां से यू टर्न लेगा और फिर ये नीचे आएगा? क्यों भाई? मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी जाएगा और फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि इसको टाइम टोटल कितना लगेगा? √2h/g। √2h/g तो इसमें है जब ड्रॉप कर रहे हैं, दोनों केस अलग अलग हैं, हाँ ज्यादा टाइम लगेगा ना। हाँ। अच्छा, ये बताओ पहले कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली कितना ऊपर जाएगा ये जब तक इसकी वेलोसिटी 0 होती है? u स्क्वायर बाय 2g। u²/2g, करेक्ट। यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये u² बाई 2g है। ये तो समझ में आ गया।
तो ये बताओ कि जाने का टाइम कितना होगा, अप अप टाइम, अप टाइम लिख सकते हैं U अपॉन जी। हाँ अब ये बताओ कि जब आने की बारी हुई तो आने की बारी में इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। बैकवर्ड जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, यहां से बोल सकते हैं ना कि पार्टिकल यहां से ड्रॉप हुआ है, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम तभी लगा सकते हैं जब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। तो यहां से तो नहीं लगा सकते हैं, लेकिन यहां से लगा सकते हैं पॉइंट बी से। पॉइंट बी से जब ये नीचे आना शुरू हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब ये बताओ कि इसको टोटल कितना नीचे आना है, टोटल h टोटल प्लस u स्क्वायर बाय 2g। 2g। ठीक है। अच्छा, टोटल कितना नीचे आना है वो हमने पता कर लिया। तो डाउनवर्ड जर्नी का टाइम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी। h की जगह क्या लिखेंगे, h की जगह लिखेंगे u स्क्वायर बाई 2g और प्लस h। हो गया टाइम। देखो बताइए ये टाइम कैसे लिखा, ये आया समझ में या नहीं आया? हम्म। सर एक बार फिर बता दीजिए इसमें मैं मैंने ये वाला इनिशियल इनिशियल बी से लेके सी तक का मोशन, बी से लेके कहां तक का, सी तक का मोशन। उसमें बी पॉइंट पे वेलोसिटी है 0, इनिशियल वेलोसिटी। और बी से लेके सी तक उसको टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, उसको टोटल डिस्टेंस जो कवर करनी है वो है u स्क्वायर बाई 2g प्लस h, ये लिखी हुई है ब्रैकेट में। यस सर। तो ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे, लेकिन h की जगह क्या यूज किया है, पूरी डिस्टेंस ऊपर चले गए। पूरी डिस्टेंस यूज की है। क्योंकि ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल तभी है जब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। एप्लीकेबल तभी है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। यस सर। क्लियर है कैसे लिखा? अब ये बताओ कि जरा यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी टकराने के ठीक पहले, बताएगा कोई? सी पॉइंट पे टकराने के ठीक पहले वेलोसिटी क्या अंडर हो, अंडर रूट टू रूट जी 2g और और यू स्क्वायर बाई जी प्लस एच। अंडर रूट ऑफ 2g और h की जगह क्या ला जाएगा, h की जगह आएगा u स्क्वायर बाई 2g प्लस h। बोलिए। ठीक है, बोलिए। तो बस ऐसे समझ लो, ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी में जितनी बातें तुम्हारे सामने अभी दिख रही हैं इस वक्त, ये क्लियर है? तो 90% प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। बट ये कि इन फॉर्मूलों की प्रैक्टिस हमको बहुत अच्छी करनी है, कि बस फिर बाद में सोचना ना पड़े, जल्द तुरंत आना चाहिए। तो इसमें कहीं किसी भी जगह कंफ्यूजन है तो बताओ, किसी भी जगह कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। फिर जब टोटल टाइम लिखा जाएगा तब हाँ टी अपवर्ड प्लस टी डाउनवर्ड रहेगा ना। हाँ करेक्ट, जब हम टोटल टाइम लिखेंगे तो टी अपवर्ड प्लस टी डाउनवर्ड होगा। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बोलेंगे उसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, फिर क्वेश्चंस में ही बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट सी वाला है
v हाँ। इक्वल टू रूट 2g ब्रैकेट में u स्क्वायर अपॉन 2g प्लस एच, ये जब ग्राउंड पे गिर जाएगा कोई पार्टिकल उसके बाद उसकी वेलोसिटी है ना? नहीं नहीं नहीं, ग्राउंड पे गिरने के बाद नहीं, ग्राउंड पे टकराने से ठीक पहले। अच्छा सर, ठीक है सर। टकराने के बाद तो फिर तो डिपेंड करेगा ना कि कैसा कोलिजन है ना। ग्राउंड पे टकराने के ठीक पहले की बात है। देखो इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं। अ पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग with 10 meter per second towards east under the action of a constant acceleration 2 meter per second square towards west। ठीक है, तो हमें निकालना है इसमें फाइंड ए पार्ट में सबसे पहले निकालना है टाइम टी व्हेन पार्टिकल इज मोमेंटरली एट रेस्ट। फिर बी पार्ट में टाइम टी व्हेन पार्टिकल passes through initial position। पॉइंट सी में मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग ईस्ट। टी पार्ट में पोजीशन एट टी इक्वल टू 7 seconds। और ई पार्ट में डिस्टेंस ट्रेवल्ड टिल टी इक्वल टू 8 seconds। अभी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं इसी में, बट चलो इतना पहले निकालो।
सर मोमेंटरी एट रेस्ट, मोमेंटली रेस्ट का मतलब क्या होता है सर? मतलब एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा, मतलब फिर चलता रहेगा क्योंकि एक्सीलरेशन लग रहा है ना इसके ऊपर। अगर एक्सीलरेशन इसके ऊपर लग रहा है तो एक मोमेंट के लिए रेस्ट पे आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं हवा में, तो एक ही पॉइंट ऐसा आता है ना जब वो जस्ट रेस्ट पे होता है। सर पहले का 5 होगा, हाँ करेक्ट। दूसरे का 10 होगा, हाँ करेक्ट। थर्ड का 25 होगा, थर्ड का 25 होगा, सही। फोर्थ का होगा जो इनिशियल पोजीशन से 21 मीटर की डिस्टेंस पे, इनिशियल से 21, ठीक है। और फिफ्थ का होगा टोटल डिस्टेंस होगी 34। 34, अभी देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक होंगे आंसर। और बताइए बाकी लोग क्या निकला। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं t0 पे स्टार्ट हुआ विथ 10 मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन इसका अपोजिट डायरेक्शन में है जिसकी वजह से रिटार्ड होगा। एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये रुकेगा, और रुकने के बाद फिर ये वहां से वापस आएगा। तो सबसे पहले निकालना है कि ये रेस्ट पे किस टाइम पे आ रहा है। तो हम लोग यूज कर सकते हैं कौन सा इक्वेशन, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 2t। तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगी 5 सेकेंड्स। तो हमको मालूम है कि 5 सेकेंड जाने में लगेंगे, तो 5 ही सेकेंड आने में लगेंगे। तो दोबारा जब यहाँ से पास होगा उस वक्त टाइम कितना हो रहा होगा, 10 सेकेंड। तो ए पार्ट का 5 सेकेंड हो गया, बी पार्ट का 10 सेकेंड हो गया। अब मैक्सिमम डिस्टेंस
तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा जब तक रेस्ट पे नहीं आ गया? तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगा दो, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर, माइनस में लिखेंगे क्योंकि रिटार्डेशन है, तो यहाँ से s की वैल्यू 25 मीटर आएगी। तो थर्ड पार्ट का आंसर 25 हो गया। फिर कह रहा है कि t इक्वल टू 7 पे कहाँ होगा? अब देखो b पॉइंट पे है t इक्वल टू 5 पे, तो क्या t इक्वल टू 7 पे ये वापस आ रहा होगा ना, वापसी की तरफ होगा ना? तो t इक्वल टू 7 पे पोजीशन निकालने के लिए हम लोग यही इक्वेशन लगा देते हैं, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितना आएगा? तो u इंटू टी और माइनस हाफ a की जगह 2 और t का मतलब 7 स्क्वायर, तो ये आएगा 70 माइनस 49, कितना बनेगा ये? 21 मीटर आएगा। तो ये डी पार्ट का आंसर 21 मीटर हो गया। और ई पार्ट के लिए, ई पार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो 5 सेकंड में वो कितना आगे गया और 3 सेकंड में कितना वापस आया। तो 5 सेकंड में कितना आगे गया, तो वो डिस्टेंस तो हम निकाल ही चुके हैं 25 मीटर। अब 3 सेकंड में पीछे कितना आया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं हाफ ए इंटू 3 स्क्वायर यानी 9 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस जो होगी वो s प्लस एस डैश हो जाएगी, यानी 25 प्लस 9 यानी 34 मीटर। बताइए कौन से पार्ट में डाउट है? क्यों भाई? सर ई वाले में लास्ट है। तुम पहले ये बताओ कि 8 सेकंड पे पार्टिकल कहाँ पे होगा? क्या 8 सेकंड पे पार्टिकल वापस पीछे आ रहा होगा ना, यहाँ कहीं होगा? ये बताओ पहले तो डिस्टेंस का मतलब होता है ये और ये दोनों का एडिशन। जाते समय उसने s कवर की और आते समय उसने s डैश कवर की, हमें ये दोनों ऐड करनी पड़ेगी। अगर हम इस इक्वेशन से निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ये ध्यान रखना, जो इक्वेशन ऑफ मोशन में वैल्यू रख के निकालोगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। पूछा हमसे डिस्टेंस है। यस सर। तो हमने क्या किया, यहां से यहां का डिस्टेंस निकाला, पहले यहां से यहां का तो निकाल ही चुके थे, कितना आया था 25। अब हमने ये किया कि यहां से यहां कितना टाइम और चल रहा है, वो 3 सेकेंड। 3 सेकेंड चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सीलरेशन 2 है, तो 3 सेकेंड में हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से निकाल दिया। u 0 है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से 3 सेकेंड में पीछे कितना आया, यस सर। तो वो 9 मीटर पीछे आया, तो ये डिस्टेंस 9 हो गया। यहां से यहां का डिस्टेंस 25 हो गया, तो टोटल डिस्टेंस के लिए दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है बताइए, ठीक। क्लियर है सभी को? बताइए। नेक्स्ट देखना, a particle is thrown upwards such that it is found at same height at 3 seconds and 6 seconds after projection। तो हमें फाइंड करना है ए पार्ट में टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, बी पार्ट में एच मैक्स और सी पार्ट में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। किस स्पीड से हमने इसको थ्रो किया था, देखो बताओ जल्दी से। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन
तो पार्टिकल को 2 बार फेंका गया है क्या? नहीं, 2 बार क्यों फेंका गया, एक ही बार फेंका गया। हम्म। सर टाइम ऑफ फ्लाइट 9 सेकंड आएगा शाम तो हाँ, 9 सेकंड आएगा, करेक्ट। एच मैक्स 101.25 मीटर। ठीक है, अब आ जाएंगे, सारे आंसर आ जाएंगे। सर टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 9 सेकेंड हाँ, करेक्ट। और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन होगी 45। 45 ठीक है, करेक्ट करेक्ट। एच मैक्स होगा 101.25 मीटर। देखो, क्वेश्चन पहले बस समझ लो, सीधा सीधा ही है। पार्टिकल को अगर हम ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हमको मालूम है कि भाई ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा। ठीक है। अच्छा, जिस टाइम पे हम पार्टिकल को ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं वो टाइम होता है t0। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पार्टिकल 3 सेकंड और 6 सेकंड्स पे सेम हाइट पे है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो देखो, अगर 3 सेकंड और 6 सेकंड्स पे सेम हाइट पे है तो इसका मतलब है कि जाते समय t=3 पे होगा जिस पॉइंट पे, आते समय t=6 पे है वो सेम पॉइंट पे। कह रहा है ना कि 3 सेकंड और 6 सेकंड्स पे सेम हाइट पे है। तो इस बात का क्या मतलब निकला? बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना है? 3 सेकंड। तो ये बताओ, यहां से लेके यहां तक का टाइम कितना होगा? ये भी 3 सेकंड ही होगा। तो अगर ये भी 3 सेकंड है तो जब ये ग्राउंड पे वापस आया उस वक्त टाइम कितना हो रहा होगा? उस वक्त टाइम हो रहा होगा 9 सेकंड। तो हमारा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 9 सेकंड। स्पीड कैसे आएगा? तो 9 सेकंड को लिख दो 2u/g। क्यों भाई? तो u की वैल्यू कितनी हो गई? 45। और एच मैक्स निकालने के लिए एच मैक्स हो जाएगा u²/2g। तो ये हो जाएगा 45² / 20। कितना आता है ये? सर ये आएगा 101.25।
शायद 101.25। बताइए भाई, सभी को क्लियर है या नहीं? यस हम्म, क्लियर है सभी को? जी सर। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो करो, ट्राई करो, हो जाए तो बढ़िया है। बता तो दिया कैसे, क्या क्या खास बातें ध्यान रखनी है। ये है देखो क्वेश्चन, आप ट्राई करो सीधे, ये मैं भेज दूंगा इसका पीडीएफ, बाद में नोट कर लेना। आवाज नहीं आ रही बेटा, क्या बोला? आवाज नहीं आ रही, चैट पे लिख के भेज दो। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 0.5 मीटर। 0.5 मीटर, यस करेक्ट, वेरी गुड। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकाला पिछले क्वेश्चन में भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2u अपॉन जी। अगर हमने u स्पीड से प्रोजेक्ट किया है तो इसी को 9 सेकंड के इक्वल कर दिया, तो u आ गया 45। इसका आंसर 0.5 मीटर आएगा, करेक्ट। निकाल लिया तो वेरी गुड। बताइए कैसे निकाला? देखो इसका मोशन भी कुछ ऐसे ही है कि पार्टिकल अगर 11 से शुरू हुआ है तो आगे जाएगा और फिर ये पीछे भी जाएगा। अब ऐसे देखना कि इनिशियल वेलोसिटी इसका दिया हुआ है 11 मीटर पर सेकेंड, ये है t0 पे, और इसका रिटार्डेशन पीछे की तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन अब जल्दी जल्दी करना शुरू करो। जैसे 11 है और 2 इसका रिटार्डेशन है, तो इसका मतलब हुआ 11/2, u अपॉन जी करते हैं ना, तो 11/2 का मतलब हुआ कि 5.5 सेकेंड पे ये v0 पे होगा, मतलब वेलोसिटी जीरो कौन से टाइम पे होगी? 11/2 डायरेक्टली। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या हुआ है? हमसे पूछा हुआ है कि 6 सेकेंड में क्या होगा। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये कि 6 सेकेंड का क्या मतलब है? 6 सेकेंड का मतलब सबको क्लियर है? 0.5 t इक्वल टू 5 से लेके
t इक्वल टू 6 तक का टाइम। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि t इक्वल टू 5 और t इक्वल टू 6 पे इसकी पोजीशन सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि 5 से 5.5 में जितना चलेगा उतना ही 5.5 से 6 में चलेगा। टाइम बराबर है ना, 0.5 सेकंड में जितना आगे जाएगा 0.5 सेकंड में ही उतना ही पीछे आएगा। तो 5 और 6 पे इसकी पोजीशन सेम है। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे देख लो कि वापस आते समय 0.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस आएगा। तो वापस आते समय इसका एक्सीलरेशन कितना है 2 और टाइम कितना है 0.5। तो वापस आते समय 0.5 सेकंड में ये 0.25 मीटर चलेगा वापस आते समय। तो जाते समय भी 0.25 चला होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, जाने में 0.25 और आने में 0.25। तो ये टोटल ऐड होके 0.5 हो जाएगी। बोलिए, बताइए ये क्लियर है या नहीं? कैसे निकाला, क्लियर है या नहीं? यस देखो एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। तो 150 मीटर और 10 मीटर पर सेकेंड। 50 मीटर और 10 मीटर पर सेकेंड। हाँ करेक्ट। सर 150 मीटर। हाँ सर डिस्प्लेसमेंट तो 25 आएगी ना? नहीं 25 नहीं, डिस्प्लेसमेंट 150 आएगा। 150 आ रहा है। सर पर एक्सेलरेशन तो 0 नहीं हो रहा। देखो क्वेश्चन में हाँ ना, सर 150 क्वेश्चन में कुछ बातों का ध्यान रखना। जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी तो ठीक है 108 किलोमीटर पर आवर है, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना बनेगा ये 30 मीटर। 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है ब्रेक्स लगाने से। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रहे, ये ब्रेक वाले जितने क्वेश्चन होते हैं इसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ कर देता है कई बार। ब्रेक में क्या है ना कि जब ब्रेक का काम तभी तक तो है जब तक कि वो ट्रेन चल रही है। ऐसा तो नहीं कि ट्रेन के रुकने के बाद हम ब्रेक लगाएंगे तो ट्रेन पीछे आएगी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बैकवर्ड जर्नी नहीं होगी,
पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क है। ट्रेन में जब ब्रेक लगा रहे हैं और जब ट्रेन रुक जाएगी तो उसके बाद ट्रेन के मोशन में बैकवर्ड जर्नी नहीं होगी। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 30 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी है और 3 का रिटार्डेशन है, तो ये 10 सेकंड में ही रेस्ट पे आ जाएगी। 30/3 U/G, तो 10 सेकंड में ही रेस्ट पे आ जाएगी। तो 15 सेकंड उसने कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है कि गलती करो, ठीक है ना। तो टाइम कितना लगेगा उसको रेस्ट पे आने में, तो T/U/G, तो 10 सेकेंड्स इट विल स्टॉप। तो इसका मतलब है कि 10 सेकेंड से लेके 15 सेकेंड तक ये स्टॉप ही रहेगी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखेंगे U²/2G, पढ़ा था 2a लगा देंगे, तो U² मतलब 30² और 2 × 3, तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, कितना आता है 150 मीटर। और एवरेज वेलोसिटी जब हम निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट है 150 लेकिन टोटल टाइम 10 नहीं लेंगे, 15 लेंगे, तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी का आंसर बनेगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बोलिए इस क्वेश्चन में जो मिस्टेक हो सकती थी वो क्लियर है। सर इस क्वेश्चन को एक बार फिर से थोड़ा समझाइए। इसमें क्या हुआ ना कि भाई ट्रेन है, तो ट्रेन में इनिशियली ट्रेन चल रही है 108 से और ब्रेक लगा दिए तो ट्रेन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन ब्रेक में क्या होगा कि जब हम ब्रेक लगाते हैं गाड़ी में, तो ब्रेक तभी तक तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा जब तक कि वो व्हीकल चल रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि खड़ी गाड़ी में ब्रेक लगाएंगे तो गाड़ी पीछे जाने लगेगी। तो हम चेक करें अगर, तो 30 के हिसाब से 3, ये 10 सेकंड में ही रेस्ट पे आ जा रही है। तो 15 सेकंड का यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है, 10 सेकंड से लेके 15 सेकंड तक वो रुकी रही है। यानी कि उसका एक्सीलरेशन 10 से 15 के बीच में नहीं काम करेगा, सिर्फ तभी तक काम करेगा एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन जब तक वो मूविंग है। तो इसलिए मैंने उसके हिसाब से निकाला कि कब रुक रही है, ये कितना डिस्टेंस चलने के बाद रुक जा रही है, तो 150 चलने के बाद रुक जा रही है। अगर हम इसमें थर्ड इक्वेशन लगा देते हैं, S = UT प्लस ½ तो ये हमको कुछ गलत आंसर दे देता। समझे बात को, क्योंकि 15 सेकंड तक तो गाड़ी चली नहीं रही ना। बताओ ये बात समझ में आई या नहीं। यस सर, आ गई। और देखो, वन डायमेंशन की प्रैक्टिस अगर आप अच्छे से कर लोगे तो प्रोजेक्टाइल में कुछ नहीं फंसेगा, बस यही है। तो इसके जो जितने क्वेश्चन जहां जहां मिले उन सब कर लेना। देखो अगला देखो, मैं भी कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा और एक्स्ट्रा।
क्यों भाई, आया किसी का? एक सेकंड सर, बस कर रहा हूँ। तो ठीक है वो ठीक है टाइम निकाल लिया, ये 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में लगेगा। ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना है उसको। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एंडिंग एट रेस्ट। 55 सेकंड आएगा। 55 सेकेंड, यस करेक्ट आंसर। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है 1 किलोमीटर है। ठीक है। एक्सीलरेशन और डेसिलरेशन, मतलब एक्सीलरेट होगा तो भी 5/3 और डेसिलरेट होगा तो भी 5/3। तो ये तो बात पक्की है कि अगर एक्सीलरेट होगा तो डेसिलरेट भी होना चाहिए पड़ेगा, नहीं तो फिर रेस्ट पे कैसे आएगा? क्यों भाई? और एक्सीलरेशन डेसिलरेशन बराबर होने से क्या होगा कि जितना टाइम एक्सीलरेट होगा उतना ही टाइम डेसिलरेट भी होना चाहिए, तभी वो वेलोसिटी जीरो होगी सिमेट्री से। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और कंडीशन आ गई, और कंडीशन ये है कि इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 90 किलोमीटर पर आ रहा है। तो 90 किलोमीटर पर आवर कितना बनेगा? तो होगा 90 इंटू 25 25। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेशन से उसकी वेलोसिटी 25 क्रॉस कर जाए, 25 क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कुछ देर तक एक्सेलरेट होता है और अगर इसकी वेलोसिटी किसी टाइम पे 25 हो जाती है तो उसके बाद फिर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्यों भाई? कितनी देर के लिए कांस्टेंट रहेगी? तो मैं कहूंगा कुछ देर के लिए कांस्टेंट रहेगी, जब तक कि उतना ही सिमेट्रिक डिस्टेंस ना बचा रहे रेस्ट पे होने के लिए। मतलब अगर मान लो कि पहले टी सेकंड लगे 0 से 25 होने में, तो लास्ट के टी सेकंड भी लगेंगे 25 से 0 होने में। तो बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कांस्टेंट 25 से कवर होगा। तो समझना, बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट है, पहले एक्सीलरेशन है, बाद में रिटार्डेशन है, ये है। तो 0 से लेके 25 होने में टाइम कितना लगेगा? मान लो ए से लेके सी, सी से डी। तो पहले ए से लेके सी तक का मोशन अगर सॉल्व करें तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं। v की जगह 25, u की जगह 0, 5/3 इंटू टी। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आती है? 15 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा 15 सेकेंड में? तो वो होगा हाफ a और टी स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा हाफ ए टी स्क्वायर से? देखो डिस्प्लेसमेंट आएगा 187.5 मीटर। तो जाते समय भी s होगा, आते समय भी s होगा, और बीच का जो टाइम है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कवर होगा। तो बीच में डिस्टेंस कितनी बची? CD डिस्टेंस कितनी होगी? तो टोटल 1000 में से क्या 2 इंटू 187.5 सब्ट्रैक्ट करें, और टाइम कितना लगेगा C से D में? तो ये जो डिस्टेंस आएगी 1000 माइनस 2 इंटू 187.5, ये कितनी स्पीड से कवर कर रहा है? ये 25 की स्पीड से कवर कर रहा है। तो ये टाइम अगर हम निकालेंगे तो ये टाइम शायद आ रहा है 25 सेकेंड। क्यों? तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 15 सेकेंड प्लस 15 सेकेंड प्लस 25 सेकेंड, यानी फाइनल आंसर 55 सेकेंड है। बोलिए। क्लियर या नहीं? यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन तो खैर अभी और भी हैं बहुत सारे, 1 डायमेंशन का तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चंस भेज दूंगा, बोलिए, तो आप उनको एक बार सॉल्व कर लेना। और इसके पहले वाले पार्ट ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो, उनका क्या स्टेटस है? सर एक क्वेश्चन उसका डाउट था।
तो उसमें एक क्वेश्चन डाउट है। उसमें एक क्वेश्चन में डाउट है, एक सेकंड।